हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूपीएससी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू डेली क्विज, यानी कि हम डेली कुछ प्रश्न हल करेंगे और उन हल प्रश्नों के आधार पर हम देखेंगे कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं और हमारे आने वाले एग्ज़ाम में किस आधार पर प्रश्न आने की संभावना है। तो हम इससे पहले आपके लिए कुछ क्लासें उपलब्ध करा चुके हैं। जिन मित्रों ने अगर वो पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और हम आगे अपने कुछ प्रश्नों को हल करने का तरीका देखते हैं कि हमें आने वाले प्रश्न में किस प्रकार की ट्रिक और लॉजिक को लगाना है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न नंबर जो 4 लिखा है ये गलत है। आप प्रश्न देखिए, पहला लिखा है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। यानी कि केंद्र और राज्यों को जो संबंध होते हैं उसमें विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है विधानसभा के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है वित्त मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। सी में कहा गया है प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। और डी में कहा गया है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो यह हमारा जो पहला प्रश्न है यह कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या है? कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आपको इसकी थ्योरी आती है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें उत्तर हमारा कौन सा निकल कर आता है। हमारा उत्तर इसमें निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, योजना प्रक्रम में राजस्व पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है निगृत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। निगृत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा प्रश्न यानी कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है निगृत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनीयतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। और ऑप्शन सी में कहा गया है
निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पररूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो अगर आपको इसमें समझ में आ रहा होगा तो हमारा इसमें उत्तर नंबर ए सही निकल कर आएगा। क्या उत्तर नंबर ए सही निकल कर आएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है निर्गत मत सर्वेक्षण। तो जो निर्गत मत सर्वेक्षण है वह अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के जो चुनाव होते हैं चुनाव में सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। यानी कि जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे जो हमारे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इन 5 ऑप्शनों में से वह ऑप्शन सही बताइए जो मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक में कहा गया है मोरारजी देसाई, 2 में कहा गया है चरण सिंह, तीसरे में कहा गया है बीपी सिंह, चौथे में कहा गया है चंद्रशेखर और 5वें में कहा गया है पीवी नरसिंह राव। तो इन 5 कथन में से कौन सा सही होगा। इसमें नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है केवल 2 और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है केवल 4। तो आप इसमें अगर देखें तो जो मोरारजी देसाई हैं वह नहीं थे, चरण सिंह भी नहीं थे, वीपी सिंह भी नहीं थे और पीवी नरसिंह राव भी नहीं थे। तो इसमें हमारा उत्तर निकल कर आता है चंद्रशेखर। क्या निकल कर आता है हमारा चंद्रशेखर। और जो हमारा चौथा विकल्प है वह सही है। क्या है हमारा जो चौथा विकल्प है यह हमारा सही है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रश्न नंबर दिया गया है यह थोड़ा लंबा है। क्या प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको आप थोड़ी आसानी से समझने का प्रयास करें। प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए हैं जो नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं जिनमें से कथन का ए और कथन दूसरा कारण यानी कि कथन ए और दूसरे के कारण यानी कि आर कहा गया है। जो कथन और कारण वाले प्रश्न है यह है हर साल के क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 ऐसे ही आधार पर प्रश्न आते हैं। यानी कि जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं वह हर साल कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना होती है। तो आप इस प्रश्न का आधार समझिए। यह प्रश्न हमको क्या बता रहा है। कथन ए में कहा गया है भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत
पाने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनाते हैं, ना कि मत का बहुमत पाने वाले। यह हमारा कथन है। कथन को आप दोबारा से समझ लीजिए। भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा यानी कि जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। यह हमारा कथन है। कारण में दिया गया है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है ए सही और आर गलत। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है ए गलत पर आर सही। तो यहाँ पर हम सही प्रश्न का चुनाव करें तो हमारा इसमें सही उत्तर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल कर आता है? ऑप्शन नंबर सी। सी में कहा गया है ए सही और आर गलत। यानी कि जो हमारा कथन है, कथन सही है, लेकिन जो कथन की व्याख्या की जा रही है यानी कि जो कारण बताया जा रहा है, यह हमारा गलत है। क्या है? यह हमारा गलत है। यानी कि जो हमारा कथन है, कथन सही है, लेकिन कारण जो दिया गया है यह इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। यानी कि जो हमारे भारत के निर्वाचन आयोग हैं, निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। पहले में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। दूसरे में कहा गया है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। और तीसरे में कहा गया है निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। यानी कि जो हमारे 3 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के आधार पर नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे 3 कथन दिए गए हैं, यह हमारे तीनों कथन गलत हैं, क्योंकि जो भारत निर्वाचन आयोग है, इन कथनों के आधार पर किसी में अपना कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर जब हमारा उत्तर निकल कर आता है डी। क्या निकल कर आता है? डी, यानी कि कोई नहीं। क्या निकल कर आता है? कोई नहीं। तो अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ होती हैं स्वीकृत की गई हैं। क्या कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं जो स्वीकृत की गई हैं। पहले में दिया गया है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और दूसरे में कहा गया है एकल संक्रमणीय मत
के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और तीसरे में कहा गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। और चौथे में कहा गया है प्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान। तो इन चार जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से हमें देखना है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न जो हमारा कह रहा है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। तो हमारा यहाँ पहला जो कथन दिया गया है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यह हमारी सही है, क्योंकि हमारे जो चुनाव होते हैं, चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली लागू है। और दूसरा हमारा सही है। क्या है? दूसरा भी हमारा सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व की प्रणाली हमारे निर्वाचन आयोग में लागू है। और इसी के आधार पर हमारे जो भारत में निर्वाचन यानी कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव इन्हीं दोनों प्रणालियों पर आधारित होते हैं। तो हमारा इसमें सही उत्तर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 1 और 2 सही हैं। यहाँ पर हमारा यह प्रश्न पूरा होता है। और आप देखिए कि प्रश्न किस आधार पर आते हैं। पहले प्रश्न में प्रश्न की व्याख्या दी गई है, फिर उसके बाद 4 या 3 कथन दिए जाते हैं, और फिर इसके बाद ऑप्शन दिए जाते हैं, और फिर हमें इसमें सही उत्तर का चयन करना होता है कथनों के आधार पर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। यानी कि जो हमारा कर है, जो आरोपण केंद्र करता है और किंतु संग्रहण विनियोजन राज्य करते हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में पहला है स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी में है यात्री और मालकर, ऑप्शन नंबर सी में है संपदा शुल्क, और ऑप्शन नंबर डी में है समाचार पत्रों पर कर। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आता है स्टाम्प शुल्क, क्योंकि जो है स्टाम्प कर है, यह केंद्र आरोपण करता है, किंतु संग्रहण और विनियोजन सिर्फ राज्य सरकारें ही करती हैं। तो आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है। क्या जो हमारा संविधान है, संविधान हमारा परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है संविधान लिखित और अनम्य है, और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो आप यहाँ पर अगर सही उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर उत्तर समझ में आ जाएगा कि हमारा उत्तर नंबर सी सही होता है। क्या है? सही है, क्योंकि जो भारत का संविधान है यह परिसंघीय है। यह सिर्फ
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से समझ में हमें आता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न फिर वही आ गया कि पहले हमको कथन दिए गए हैं, फिर उसके आधार पर हमें आंसर निकालने का प्रयास करना है। प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? क्या भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन में पहला हमारा कथन है वित्त आयोग का अध्यक्ष, और दूसरे में कहा गया है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, और तीसरा हमारा कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है केवल 1 और बी, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है केवल 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है 2 और 3। तो जब हम इसको देखते हैं कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसमें से वित्त आयोग है जो हमारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही निकल कर आता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्विज और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए डेली क्लास को आप रेगुलर बेसिस पर अवश्य देखते जाएं। क्या? अवश्य देखते जाएं। और आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार प्रश्नों की हम एक श्रृंखला सीरीज आपको उपलब्ध करा देंगे। डेली रूटीन में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी आसानी से प्रश्न हल करने में तरीका मालूम होगा, और आसानी से आप प्रश्न हल करते जाएंगे। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत पर, यानी कि सिद्धांत का तात्पर्य है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, और बी में कहा गया है मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है और ना उनको छीना जा सकता है, और तीसरे में कहा गया है संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद नंबर 368 में विहित है की प्रक्रिया से ही किया जा सकता। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, और संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो आपको इसमें प्रश्न आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो हम जब देखते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, यह हमको लगता है कि सही हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर की ओर दूसरे में देखते हैं,
कि मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है और ना उन्हें को छीना जा सकता है। यह तो हमारा गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और मूल अधिकारों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और हमारा जब तीसरा विकल्प देखते हैं, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद नंबर 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता, तो यह भी हमारा उत्तर गलत होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जब संशोधन हम करते हैं तो 368 और अनुच्छेद नंबर 13 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो विकल्प नंबर डी में दिया गया है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है उसमें संशोधन कर सकते हैं, और इसमें हमने संशोधन यानी कि जो हमारी भारतीय संसद है, भारतीय संसद ने इसमें उद्देशिका में संशोधन भी किया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में 3 शब्दों का जोड़ने का कार्य किया है, जैसे कि अखंडता, समाजवादी और एकता जैसे शब्दों को हमने यानी कि ऐसे शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर है उत्तर भी गलत होता है। तो हमारा सिर्फ उत्तर निकल कर आता है ए, या क्या निकल कर आता है ए, संविधान के कुछ ऐसे अनुवार हैं, ऐसे लक्षण अनुवार हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और यह हमारे मूल ढांचे के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि केशवानंद भारती मामले और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान के कुछ जो मूल यानी कि मूल अनुच्छेद हैं, जिसे हम आधारभूत संरचना के रूप में मानते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। और इसी के आधार पर हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पर हमारी क्लास भी समाप्त होती है, और हम अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेकर आएंगे। आप क्लास को MCQ के रूप में सॉल्व करते जाएं और एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रश्न हल करना है उस आधार पर भी आप देखते जाएं।